कहते हैं हर कहानी का एक ट्विस्ट होता है, लेकिन कुछ ट्विस्ट्स जिंदगी बदल देते हैं और कुछ मौत से भी ज्यादा खौफनाक होते हैं। अगर आपको डर से प्यार है और सस्पेंस आपको जगाए रखता है तो स्वागत है ट्विस्ट पिट स्टोरीज में। यहाँ हर कहानी आखिरी पल तक आपको सोचने पर मजबूर करेगी। सब्सक्राइब करो अगर हिम्मत है, क्योंकि अगला ट्विस्ट शायद आपके साथ हो। मेरा नाम साहिल है और मेरी उम्र 25 साल है। आज की इस दास्तान में हम किसी आम विषय पर बात नहीं करने वाले हैं। आज मैं आपके सामने एक ऐसी सच्ची और खौफनाक घटना खोलने जा रहा हूं जिसने पिछले पूरे 1 महीने से मेरी रातों की नींद छीन ली है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस वाकये में उतरते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे एक बिल्कुल नॉर्मल सी ट्रिप एक भयानक दुष्स्वप्न में बदल गई। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू। बचपन की ये लोरी सुनने में कितनी सुकून भरी लगती है ना। किसी को भी अपने बचपन के सुहाने दिन याद आ जाए। लेकिन सच कहूं तो यही लोरी अब मेरी जिंदगी का सबसे डरावना ख्वाब बन चुकी है। रात के ठीक 3:30 बज रहे थे जब मेरी आंख इसी गाने की आवाज से खुली। मैंने देखा कि कमरे में मेरा दोस्त समय खड़ा था और वो शीशे में खुद को देखकर एक छोटे बच्चे की तरह ये लोरी गा रहा था। और यकीन मानिए, ये कोई आम नींद में चलने की बीमारी बिल्कुल नहीं थी। ये कुछ ऐसा था जिसे देखकर मेरी रूह कांप गई। भाग 1, मौत की घाटी, अ जर्नी रूटेड इन ग्रीफ। तो हुआ कुछ यूं था कि हम 4 दोस्त, मैं, चिराग, अरुण और समय मनाली गए हुए थे। इस ट्रिप का हमारा मेन मकसद यही था कि समय अपने छोटे भाई की दर्दनाक मौत के सदमे से किसी तरह बाहर आ सके। पहले 2 दिन तो बहुत अच्छे बीते, सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन तीसरे दिन जब हम रोहतांग पास के लिए निकलने वाले थे तो हमारे होटल के रिसेप्शनिस्ट ने हमें रोककर एक बहुत ही अजीब सी चेतावनी दी। उसने उसे वैली ऑफ डेथ कहा। उसने साफ साफ कहा कि शाम 6 बजे से पहले हर हाल में वापस आ जाना। उसने हमें बताया कि रोहतांग का असली मतलब ही लाशों का ढेर होता है। वहाँ की लोकल कहानियों की माने तो रात के वक्त वहाँ एक मायावी साया घूमता है और सदियों से जो भी रात में वहाँ रुका है वो अगली सुबह उस वादी में मृत ही पाया गया है। और हमने सबसे बड़ी गलती यही कर दी। हमने उस वार्निंग को बस एक और आम टूरिस्ट कहानी समझकर हंसी में उड़ा दिया। हमें लगा, अरे जहां इतने सारे लोग रोज जाते हैं वहां ऐसी फालतू बातें कैसे सच हो सकती है, राइट? हमने उस 6 बजे की डेडलाइन को पूरी तरह इग्नोर कर दिया और बिना जाने ही खुद को खौफ की एक ऐसी टाइमलाइन में ढकेल दिया जिसका अंजाम बेहद बेहद भयानक होने वाला था। भाग 2, मनाली 28 किलोमीटर, द टाइम लूप। रोहतांग पास पर कुछ घंटे बिताने के बाद जब हमने फाइनली लौटने का फैसला किया तब तक काफी अंधेरा हो चुका था। रात के 9:15 बज रहे थे। धुंध इतनी घनी थी कि कार से कुछ मीटर आगे दिखना भी लिटरली नामुमकिन सा हो गया था। अरुण हमारी गाड़ी चला रहा था और स्पीड शायद 30 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा नहीं रही होगी। तभी रिंगती हुई हमारी कार अचानक एक पत्थर के पास से गुजरी जिस पर लिखा था मनाली 28 किलोमीटर। लेकिन यहाँ सबसे खौफनाक बात वो पत्थर नहीं था, बल्कि उस जमा देने वाली, कंपाने वाली ठंड में उस पत्थर पर बैठा एक इंसान था। वो सिर्फ एक सफेद धोती पहने हुए था और उसने ऊपर सिर्फ एक पतला सा कपड़ा टांगा हुआ था। उसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन उस वक्त मैंने किसी से कुछ कहा नहीं। अब यहाँ से चीजें और खराब होने लगी। ठीक 20 मिनट कार चलाने के बाद जब हम आगे बढ़ रहे थे तो हेडलाइट्स की रोशनी फिर से एक पत्थर पर पड़ी और कसम से ये देखकर मेरी सांसें वहीं अटक गईं। वही पत्थर, बिल्कुल वही लिखावट, मनाली 28 किलोमीटर, और उस पर वही सफेद धोती वाला आदमी बैठा हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो हम एक ही जगह पर गोल गोल घूम रहे हैं, किसी ऐसे लूप में फंस गए हैं जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं बचा है। मैं आपको बता नहीं सकता कि उस पल हमारी हकीकत कैसे अलग अलग टुकड़ों में बट रही थी। ये सोचकर आज भी रूह कांप जाती है। मैं उस धोती वाले आदमी के बारे में बोलने ही वाला था कि तभी चिराग ने पीछे से डरते हुए कहा कि उसे 20 मिनट पहले भी यही पत्थर दिखा था। लेकिन जब उसने बताया कि उसने वहां किसी आदमी को नहीं बल्कि एक खिलौने वाली छोटी बच्ची को देखा था तो मेरा तो मानो खून ही सूख गया। जरा सोचिए, एक ही पत्थर था लेकिन हम सबको वहां अलग अलग चीजें दिखाई दे रही थी। मुझे वो आदमी दिखा, चिराग को एक बच्ची, और हमारे ड्राइवर अरुण ने कांपते हुए बताया कि उसे पिछले दोनों पत्थरों के पास एक विशाल काला घोड़ा खड़ा दिखा था जो बस हमें ही घूर रहा था। और इन सब के बीच हमारा दोस्त समय अजीब सी बातें बड़बड़ाने लगा। वो बार बार हिप्नोटाइज था, बस एक ही बात कह रहा था कि किसी को हमारी जरूरत है, हमें रोकना चाहिए। ऐसा लग रहा था मानो हमारी रियलिटी पूरी तरह से टूट चुकी थी। हम सबका तनाव अपने चरम पर था। रात के 11 बजने वाले थे
और तभी तीसरी बार वही पत्थर हमारी हेडलाइट्स के सामने आया। मनाली 28 किलोमीटर, लेकिन इस बार का नज़ारा सबसे अजीब था। इस बार उस पत्थर के आसपास कोई नहीं था, न कोई आदमी, न वो बच्ची और ना ही कोई घोड़ा। पत्थर एकदम खाली था और सच बताऊं तो इस खालीपन ने हमें पहले से भी ज्यादा डरा दिया। अब हमें उस रिसेप्शनिस्ट की बातें सच लगने लगी थी। हम समझ गए थे कि हम वाकई किसी मायावी जाल में फंस चुके हैं। भाग 3, अनजाना साया, द पैसेंजर ऑन द रोड। तभी कार के अंदर का वो भारी सन्नाटा अरुण की कांपती आवाज से टूटा। उसने कहा, सुनो दोस्तों, कोई भी बाहर मत देखना, कोई हमारे साथ साथ चल रहा है, बस सामने देखते रहो। बाहर घुप अंधेरा था, लेकिन हमारी कार के ठीक बगल में एक 15 साल का लड़का हमारे साथ चल रहा था। उसके कपड़े पूरी तरह से कीचड़ में सने हुए थे और उसके चेहरे पर कई गहरी खौफनाक चोटें थीं। लेकिन जो बात दिमाग को सुन कर देने वाली थी वो ये कि हमारी कार 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी और वो लड़का बिना दौड़े बस बहुत आराम से चलते हुए हमारी कार की बराबरी कर रहा था। ये लिटरली इम्पॉसिबल था। हम सब खौफ के मारे अपनी अपनी जगह जम गए थे, लेकिन समय मानो पूरी तरह से किसी वशीकरण में था। उसने एक बहुत ही अजीब और सपाट सी आवाज में कहा, शायद इस बच्चे को हमारी मदद चाहिए, किसी को हमारी जरूरत है। और इससे पहले कि हम कुछ भी समझ पाते, उसने अपनी तरफ की खिड़की नीचे कर दी। अरुण ने कार के सेंट्रल कंट्रोल से खिड़की बंद करने की पूरी कोशिश की, लेकिन सिस्टम फेल हो चुका था, कुछ काम नहीं कर रहा था और समय बस एकटक उस घायल बच्चे को घूरे जा रहा था। हमने अपनी पूरी ताकत से समय का नाम चिल्लाया ताकि किसी तरह उसका ये सम्मोहन टूटे। हमारी चीख सुनकर वो एकदम से होश में आया और वो लड़का पीछे छूट गया। लेकिन जब मैंने रियर व्यू मिरर में देखा तो वो बच्चा पीछे सड़क पर खड़ा होकर हमें हाथ हिला रहा था और सबसे डरावनी बात यह थी कि समय भी उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। हमने तुरंत कार की रफ्तार बढ़ाई। फाइनली कुछ देर बाद हमें 16 किलोमीटर का माइलस्टोन देखा। तब जाकर हमने चैन की सांस ली और रात के करीब 2 बजे जैसे तैसे अपने होटल वापस पहुंच गए। भाग 4, समय का खौफनाक रूप, सुबह 3:30 बजे। होटल पहुंचकर हमें लगा कि शुक्र है हम बच गए, लेकिन हम गलत थे। असली दुस्वप्न तो उसी कमरे में हमारा इंतजार कर रहा था। जैसा कि मैंने शुरू में बताया, रात 3:30 बजे मेरी आंख उसी लोरी की आवाज से खुली। समय आईने के सामने खड़ा था, लेकिन जब मैंने उसे पलटते हुए देखा तो मेरी जान ही निकल गई। उसकी आंखें बिना पलक झपकाए एकदम लाल अंगारे जैसी चमक रही थी। उसके गले पर गहरे काले निशान थे, बिल्कुल वैसे जैसे किसी ने दोनों तरफ से उसका गला घोटने की पूरी कोशिश की हो। और उसके चेहरे पर एक ऐसी खौफनाक गैर इंसानी मुस्कान खिंची हुई थी जो किसी नॉर्मल इंसान की हो ही नहीं सकती थी। हम तीनों कोने में दुबके खड़े थे। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि एक कदम आगे बढ़ाकर उसे छू भी सके। हम खौफजदा होकर धीरे धीरे कमरे के दरवाजे की तरफ खिसक रहे थे, तभी समय झटके से हमारी तरफ घूमा। उसने एक छोटे बच्चे जैसी मासूम लेकिन हद से ज्यादा खौफनाक हंसी हंसते हुए हमसे एक सवाल पूछा, अगर मैं रात को तुम्हारी खिड़की पर दस्तक दूं तो तुम खिड़की खोल के मेरी मदद करोगे ना? और बस इतना कहते ही वो अचानक जमीन पर बेहोश होकर धड़ाम से गिर पड़ा। अब हमें 100% यकीन हो चुका था कि समय के ऊपर किसी बेहद खतरनाक चीज ने कब्जा कर लिया है। भाग 5, खौफ का अंत, द एग्जॉर्सिज्म। अगली सुबह होते ही होटल स्टाफ की सलाह पर हम समय को उठाकर तुरंत एक लोकल पंडित के पास ले गए। हमें अब तक एहसास हो चुका था कि घाटी की वो किंवदंतियां सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां नहीं थीं। पंडित जी ने समय को देखते ही जो सच बताया, उसने हमारे पैरों तले जमीन खिसका दी। उन्होंने इसे डिमोनिक मैनिपुलेशन बताया। उस बुरी शक्ति ने असल में समय के अंदर पल रहे उसके छोटे भाई की मौत का दुख का फायदा उठाया था। उस साय ने उसके मरे हुए भाई की आत्मा का ढोंग किया ताकि वो समय के उस कमजोर और दुखी दिमाग को पूरी तरह से अपने वश में कर सके। पंडित जी ने बिना वक्त जाया किए समय को आजाद करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। पहले उसकी नजर उतारी गई और फिर एक बहुत ही इंटेंस झाड़ फूक और पूजा शुरू हुई। सच बताऊं तो यह सब देखना हमारे लिए किसी टॉर्चर से कम नहीं था। इस पूजा के दौरान समय को भयानक उल्टियां होने लगी और अंत में उसके शरीर से एक अजीब सा गाढ़ा काला तरल पदार्थ बाहर निकला। पंडित जी ने बताया कि यह वही डार्क एंटिटी थी जो उसके अंदर घर कर चुकी थी। इसके तुरंत बाद समय पूरी तरह से निढाल होकर जमीन पर गिर पड़ा। आज की बात करूं तो समय शारीरिक रूप से पूरी तरह ठीक हो चुका है, लेकिन क्या वो खौफ सच में वहीं खत्म हो गया? वो साया शायद समय के शरीर से तो निकल गया हो,
लेकिन उस एक रात के भयानक आघात ने हम सबको हमेशा के लिए बदल कर रख दिया है। मुझे आज भी हर रात अपने सपनों में उसी भयानक लोरी की गूंज सुनाई देती है। ये पूरी घटना हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि जब इंसान गहरे दुख में होता है तो क्या वो जाने अनजाने में ही किसी अंधेरे को निमंत्रण दे रहा होता है। अगली बार अगर कोई किसी सुनसान रास्ते पर किसी को मदद मांगते देखे तो उसके मन में ये सवाल जरूर उठना चाहिए कि सामने खड़ा वो इंसान है या कुछ और। आज की इस खौफनाक दास्तान में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा।